जो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण देखना हो तो यहाँ आकर देखें आप, कितना बढ़िया महिलाएँ काम कर रही हैं कि एक बार वियतनाम के राष्ट्रपति आए। वियतनाम ने एक बार एक युद्ध के अंदर अमेरिका को हराया था। तो हमारे यहाँ के पत्रकार ने पूछा कि ये तो बताइए आप वियतनाम इतना सा देश और आपने अमेरिका को हरा दिया। बोले हमारे जो युद्ध के नायक हैं वो महाराणा प्रताप थे और शिवाजी थे। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वो आदिवासी एक टंट्या भील हुआ करते थे। उनका नाम लेते ही अंग्रेज़ों के पसीने छूट जाते थे, उनकी पैंट गीली हो जाती थी। मतलब उनकी इतनी ताकत थी कि आज भी उनके सम्मान में जहाँ उनका कार्यक्षेत्र था, वहाँ ट्रेन खड़ी होकर सायरन बजाती है, सम्मान करती है, उसके बाद आगे जाती है। जब राजनीति की बात होती है ना तो कहते हैं कि राजनीति में पैर रखना ही जैसे कि मतलब देश के विकास में आपका हाथ लगता है तो बहुत बड़ी बात है ये कि देश के निर्माण में आप भी एक गिलहरी की तरह वहाँ पर काम करते हैं। यदि आप गलत राह में हो राजनीति में तो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। यदि आप गलत राह में हो तो फिर छोड़ने का मन करता है राजनीति। अगले 10 साल में ऐसा होना चाहिए, अगले 20 साल में ऐसा होना चाहिए, तो वो क्या आपका माइंडसेट है? एक समय था कि इंदौर जैसे शहर में सिर्फ 4 फ्लाइट चलती थी। दिल्ली, बॉम्बे बस और कोई फ्लाइट नहीं थी। आज लगभग 100 फ्लाइट चलती है। तो हम गुजरात से मध्य प्रदेश में घुसते थे। सोते-सोते थे एकदम नींद खुल जाती थी, हम समझ जाते थे कि मध्य प्रदेश आ गए क्योंकि सड़कों में इतने गड्ढे होते थे। आज हमें कहते हुए गर्व गर्व है कि हम गुजरात से निकलते हैं, हमारे घर तक पहुँच जाते हैं, सोते हुए ही जाते हैं। हम लोग एक बाहरी तौर पे चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इंसान आज मानसिक बीमार है। को भगवान कृष्ण से सुनाई, जो बिल्कुल निराश हो गया था, जो एकदम हथियार डाल दिए थे उसने। वह बिल्कुल एक तरीके से मृतप्राय हो गया था कि मैं तो नहीं लड़ूँगा करेक्ट। और उसको गीता सुनाकर विश्व का सबसे बड़ा विजेता बनाया। आप ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और माउंट आबू भी आप कई बार आ चुके हैं। तो मैं कहूँगी कि हर बार आपका एक्सपीरियंस अलग-अलग होता है। एक स्लोगन आपके यहाँ चलता है ब्रह्मा कुमारी में कि आवंती, पढ़ंती, पढ़ावंती और भागंती। मैं भागंती वाले लोगों में से हूँ, पर मेरा रिस्पेक्ट हमेशा ब्रह्मा कुमारी आश्रम के प्रति रहता है और मैं देखता हूँ कितनी डिवोटीज़ बहनें हमारी। नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं माइंडफुल मोमेंट्स। यह वह सिलसिला है जहां हम बात करते हैं सोच विचार, नेतृत्व और समाज की जिम्मेदारियों की। आज हमारे साथ है श्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और एक अनुभवी नेता जिन्होंने कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले हैं। इंदौर से विधायक, पार्टी संगठन में सक्रिय और साथ ही अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग व पार्लियामेंट्री अफेयर्स जैसे विभाग उनके जिम्मे में है। तो आइए स्वागत करते हैं कैलाश विजयवर्गीय सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपके राजनीतिक करियर के बारे में पूछना चाहूँगी। कैसे आपके इस सफ़र की शुरुआत हुई है और किसने आपको इंस्पायर किया? क्या आपके परिवार में कोई ऐसा था जिन्हें देख कर के आपको लगा कि हाँ भई, मुझे राजनीतिक करियर चुनना चाहिए? माताजी, पिताजी समाज सेवा करते थे बहुत, पर धार्मिक आयोजन करते थे हुँ। और मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था। ओह! तो शाखा में जाते-जाते उस विचारधारा से एकदम प्रभावित हो गया और फिर एक से एक उस विचारधारा में बहुत हीरे हैं। तो मैं अगर एक का नाम दूँ तो ठीक नहीं होगा, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और कदम आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। और मुझे लगता है कि आज विश्व को भी इस आइडियोलॉजी की आवश्यकता है। आपने किस सन में इसकी शुरुआत की थी अपने राजनीतिक करियर मैं की? बहुत बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में था। हाँ। फिर एबीवीपी में आया, विद्यार्थी परिषद में जब कॉलेज में गया तो एबीवीपी वो भी हमारा एक परिवार संगठन है। फिर वहीं से मुझे पिक किया गया कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए और 83 में मुझे नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने का अवसर मिला मुझे। फिर पार्टी के संगठन में काम किया मैंने, 90 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2000 में मेयर का चुनाव लड़ा, फिर राष्ट्रीय महामंत्री बना मैं 2015 में, तो 6 साल महामंत्री रहा, 7 साल रहा करीब महामंत्री पार्टी का राष्ट्रीय। फिर राज्यों में मैंने काफ़ी काम किया, हरियाणा में काम किया, वहाँ का प्रभारी था, बंगाल में मैंने 6 साल काम किया, वहाँ का इंचार्ज था। बाकी भी उत्तर प्रदेश, बिहार,
अच्छा, काफ़ी स्टेट है। महाराष्ट्र, यहाँ सब दूर इलेक्शन में ड्यूटी लगती है तो वहाँ जाते हैं हम। जी, जी, जी। जब राजनीति की बात होती है ना, तो कहते हैं कि राजनीति में पैर रखना ही जैसे कि मतलब इससे जितना दूर रहा जा सके उतना दूर रहे करके। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कभी नहीं लगा कि राजनीति में आने के बाद अब मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, या फिर कभी ऐसा आपको लगा हो कि ये मेरे कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ को कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है समाज सेवा की, एक देश निर्माण की, एक देश के विकास में आपका हाथ लगता है तो बहुत हुँ, बड़ी बात है ये कि देश के निर्माण में आप भी एक गिलहरी की तरह वहाँ पर काम करते हैं। और मैंने कहा ना कि सब हमारी आइडियोलॉजी के कारण ये संभव हो चुका है। और इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति से कभी विमुख होने की तो बात ही नहीं, बाकी और जितना काम मिले उतना करने की इच्छा होती है और करते भी हैं। अभी भी हमारी वर्किंग है वो 15-16 घंटे रोज़ काम करते हैं। तो उसमें पब्लिक कॉन्टैक्ट भी है, डेवलपमेंट भी है, गवर्नमेंट के काम भी है, फिर संगठन के काम भी है, फिर थोड़ी-सी मेरी स्पिरिचुअल में काफ़ी कनेक्शन है मेरा, तो धार्मिक संगठनों में भी जाता हूँ। अ, थोड़ा-सा खिलाड़ी बचपन से रहा मैं, तो खेल संगठनों में भी जाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिनके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं, और इसलिए कभी लगता नहीं है कि कोई राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। यदि आप गलत राह में हो राजनीति में, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। यदि आप गलत राह में हो तो फिर छोड़ने का मन करता है राजनीति। यहाँ तो इतना अच्छा मार्ग मिला हमें ईश्वर की कृपा से कि हम बहुत देश के लिए काम कर रहे हैं। जी, जी, जी। सर, जैसे आप बहुत व्यस्त रहते हैं क्योंकि आप भारत के लिए, भारत के वासियों के लिए आप बहुत बड़े-बड़े कार्य कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपकी पर्सनल लाइफ़ इफ़ेक्ट नहीं होती है? आपको नहीं लगता आपके घरवाले कभी कहते होंगे कि कभी हमें भी समय दीजिए, ये तो उस चीज़ को आप कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन ये। पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पर मैं क्वालिटी समय देता हूँ। जैसे कल करवा चौथ थी तो मैंने सारे काम अपने बंद, कल मेरा स्थगित था। मैं खाली 12-1 बजे तक मैंने कुछ काम किया, उसके बाद फिर घर पर ही था। तो कॉल बच्चों के बर्थडे हो तो अच्छा। घर पे रहना चाहिए, बच्चों के एग्ज़ाम हो तो उनसे बार-बार बात करना चाहिए। तो ऐसे क्वालिटी समय मैं देता हूँ परिवार में, इसलिए परिवार वाले कभी ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि मैं समय नहीं देता हूँ। क्योंकि अब रोज़ बैठना, वो तो एक पॉलिटिशियंस के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे प्रवास इतने होते हैं कि बस। पर फिर भी जब उनको महसूस होता है कि आज पापा को घर होना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ 99% कि मैं घर पर रहूँ और बच्चों की इच्छा के अनुरूप वहाँ पर हूँ। जैसे कल मेरी पत्नी ने उपवास किया करवा चौथ का, तो मैं दिन भर घर पर था और रात को हम लोग 2-3 बजे तक साथ में ही थे। तो ऐसा क्वालिटी समय निकाल लेते हैं, मजबूरी हो बात अलग है। जैसे हरियाणा चुनाव में एक बार न करवा चौथ आ गई तो मैंने अपनी पत्नी को वहीं बुला लिया, उनके सहेलियों के साथ सबको, तो 20-25 लोगों ने वहीं पर करवा चौथ मनाया। तो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। और अ, ऐसा नहीं होगा कि कभी घरवाले भी नाराज़ हों कि आपके राजनीतिक कारण आप हमें समय नहीं देते हैं। मैं फिर इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्वालिटी समय परिवार को मैं देता हूँ। राइट, राइट। सर, जैसे सक्सेसफुल लीडरशिप की अगर बात आती है तो मिनिस्टर्स उसपे सबसे पहले होते हैं क्योंकि वो एक भारत को, भारत के लोगों को लीड कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल लीडरशिप बनने के लिए क्या ज़रूरी क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी ही चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो कि देश के प्रति डिवोशन होना चाहिए। मुझे देश के लिए काम करना है। फिर एक आइडियोलॉजी आपको चयन करना चाहिए, कौन-सी आइडियोलॉजी के से हम काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के संस्कार, संस्कृति और जिस प्रकार हमारे देश का अ, इतिहास रहा है, उसके अनुसार जिस पार्टी में काम करता हूँ, उसकी आइडियोलॉजी सबसे बेस्ट है। और जिसको भी काम करना हो, किसी भी राजनीतिक दल में काम कर सकता है। पर मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे पास लीडर्स बहुत अच्छे रहे। यदि मैं पहले जनसंघ के ज़माने की बात करूँ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रारंभ करूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं अभी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हैं, और अभी अ, राजनाथ सिंह जी, नितिन जी, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।
आज जो विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और हमें गर्व है कि हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में काम करने का हमें अवसर मिल रहा है और हम देख भी रहे हैं कि मुझे लगभग 45 वर्ष हो गए राजनीति में काम करते-करते, पर देश को इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए हमने 2014 के बाद ही महसूस किया है कि देश न सिर्फ़ आर्थिक रूप से, बाकी क्षेत्रों में भी भारत बहुत प्रगति कर रहा है और एक सपना है जो 100 साल जब स्वतंत्रता के पूरे हों, भारत एक ताकतवर देश बने, तो मुझे लगता है कि हम बनेंगे, ताकतवर देश बनेंगे और ये हमारा लक्ष्य और इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर वो कैसे? जैसे आप देखते हैं ना कि हमारा देश अगले 10 साल में ऐसा होना चाहिए, अगले 20 साल में ऐसा होना चाहिए, तो वो क्या आपका माइंडसेट है? अगर आप एमपी की बात करें, तो एमपी में आप क्या डेवलपमेंट करना चाहेंगे कि अगले 10 सालों में हमारा भारत कैसा होना चाहिए? देखिए, पूरे देश, प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट्स, विधानसभा, वार्ड सब में हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि सर देश का नक्शा सामने रख लिया, तो हम पंचायत का नक्शा ध्यान हुँ। ध्यान नहीं रखते। यदि आप देखेंगे तो आज से 25 साल पहले आप किसी गाँव में जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ सड़क नहीं होती थी, वहाँ बिजली नहीं होती थी और जाने में आपको बहुत विचार करना पड़ता था। करेक्ट। आज देश के ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची और उसका श्रेय अगर जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज हर गांव में सड़क पहुंचे, इसकी शुरुआत की थी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाकर और हर गांव के अंदर सड़क पहुंचाने का काम किया। फिर देखिए कनेक्टिविटी, आप देखेंगे एक समय था कि इंदौर जैसे शहर में सिर्फ 4 फ्लाइट चलती थी, दिल्ली बॉम्बे बस और कोई फ्लाइट नहीं थी। आज लगभग 100 फ्लाइट चलती है। तो डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वालिटी एजुकेशन, आज हेल्थ सर्विसेज, आज हर प्रदेश के अंदर आईआईएम जैसा हॉस्पिटल खुल रहा है। मध्य प्रदेश में तो हमने निर्णय लिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज हो। तो जब मेडिकल कॉलेज होगा वहाँ से विद्यार्थी पढ़ेंगे और वहीं पर 300 बेड का हॉस्पिटल होगा। तो जिले के बाहर लोगों को अब हेल्थ सर्विस के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कॉलेजेस सब जगह खुले, क्वालिटी एजुकेशन हो और एजुकेशन भी ऐसा हो जिसमें सही बात पढ़ाई जाए। तो हमने अभी नई शिक्षा नीति के अंदर जो हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई है उसमें हमने उन सब बातों का ध्यान रखा है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल और हमारे इस भारत के योद्धा कौन-कौन हैं पुराने, भारत को किन्होंने बनाया, सजाया, सँवारा है। जिसमें आपको एक बात बताऊँ कि अकबर बाहर से आए थे, बाबर बाहर से आए, पर मैंने खुद ने पढ़ा, हमारा अकबर महान, महाराणा प्रताप उनके समकालीन थे। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियाँ खाई। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज को हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में ये पढ़ाया कि वो लुटेरे थे, जबकि गुरिल्ला युद्ध उन्होंने किया। मुझे इस बात की आपको सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि एक बार वियतनाम के राष्ट्रपति आए। वियतनाम ने एक बार एक युद्ध के अंदर अमेरिका को हराया था। तो हमारे यहाँ के पत्रकार ने पूछा कि ये तो बताइए आप वियतनाम इतना सा देश और आपने अमेरिका को हरा दिया। बोले हमारे जो युद्ध के नायक हैं वो महाराणा प्रताप थे और शिवाजी थे। तो बोले अच्छा, बोले हाँ हमने उनसे युद्ध कैसे लड़ा जाता है ये सीखा। पर वो जब आए यहाँ और भारत में तो उन्हें 2 समाधि में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि में, महात्मा गांधी जी की समाधि में। दोनों महान व्यक्तित्व थे, पर उन्होंने क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की समाधि नहीं है, यहाँ शिवाजी महाराज की समाधि नहीं है। तो बोले यहाँ तो नहीं है, तो जहाँ होगी वहाँ हम जाएंगे। तो वियतनाम के राष्ट्रपति यहाँ आए, चित्तौड़ होकर गए, शिवाजी महाराज की समाधि पर जाकर गए। तो हमारे असली हीरो कौन थे पहले? ये इतिहास के पन्नों में गलत तरीके से वामपंथी इतिहासकारों ने दर्ज कराया था। हमें गर्व है इस बात का कि हमारी सरकार आने के बाद हमने हमारे असली हीरो जितने भी थे, उनको महिमा मंडित किया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, विकास के साथ विरासत। हमारी विरासत बहुत महान थी। ये सनातन देश, ये राम कृष्ण का देश है और हमें गर्व है इस बात का कि हम उनकी संतानें हैं। तो हमें तो हमारे देश के संस्कार, संस्कृति, महापुरुष और विद्वानों पर हमें गर्व होना चाहिए कि किस प्रकार देखिए महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहते हैं कि वो
दलित समाज के थे। कैसे दलित थे? वो राम जी के समय में राम जी का पूरा उन्होंने जीवन देखा और पहले आदि कवि है जिन्होंने संस्कृत के अंदर कविता लिखी है रामायण और पूरा चरित्र भगवान राम का उन्होंने रामायण तो पहली रामायण हमारी कौन सी है? वाल्मीकि रामायण। इतने महान हमारे ऋषि मनीषी हुए हैं पर उनको जो एक सम्मान देना चाहिए था, हमारी पीढ़ी को बताना चाहिए तो उस प्रकार बताया नहीं गया। हमें गर्व है कि नई शिक्षा नीति में अब इन सब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनका सम्मान किया जा रहा है। जैसे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वो आदिवासी एक टंट्या भील हुआ करते थे। उनका नाम लेते ही अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे, उनकी पैंट गीली हो जाती थी। इतने बहादुर थे वो 7 साढ़े 7 फीट के थे, बहुत लंबे चौड़े और उनका 70 का सीना था। ऐसे आदिवासी थे, वो लड़ते थे और मतलब उनकी इतनी ताकत थी कि आज भी उनके सम्मान में जहाँ उनका कार्यक्षेत्र था वहाँ ट्रेन खड़ी होकर सायरन बजाती है, सम्मान करती है, उसके बाद आगे जाती है। अब ऐसे टंट्या भील को इतिहास के पन्नों में वो सम्मान नहीं दिया गया। हमें गर्व है इस बात का कि हमने टंट्या भील को सम्मान दिया। तो हमारे ऋषि, हमारे मनीषी, हमारे योद्धा, हमारे क्रांतिकारी, उनको जो सम्मान देना चाहिए था वो दिया नहीं गया और हमने वो देने का काम किया नई पीढ़ी को। इस बात का हमें गर्व है। बिल्कुल, और आपसे बात करते हुए भी ये जानकारी मुझे मिल रही है, इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है और हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुँच रही है। सर, जैसे आप एमपी से हैं, तो न्यू इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो एमपी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी है। देखिए, हमें कहते हुए गर्व है कि मैं 2003 में हम लोग सरकार में आए, पर हम 90 में मैं विधायक बन गया था और 90 में विधायक बने हम। उसके बाद 2003 में हम सरकार में आए। हमने उस वक़्त यदि मध्य प्रदेश किया कि सिंचाई का रकबा देखें तो 7 लाख हेक्टेयर में था। आज लगभग 60 लाख हेक्टेयर के अंदर है सिंचाई का रकबा। यदि हम सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो हम गुजरात से मध्य प्रदेश में घुसते थे, सोते-सोते तो एकदम नींद खुल जाती थी, हम समझ जाते थे कि मध्य प्रदेश आ गए क्योंकि सड़कों में इतने गड्ढे होते थे। आज हमें कहते हुए गर्व गर्व है कि हम गुजरात से निकलते हैं, हमारे घर तक पहुँच जाते हैं, सोते हुए ही जाते हैं। एक गड्ढा नहीं, ये डेवलपमेंट साफ दिखाई देता है। एक समय था कभी हम हवाई जहाज में जाते थे तो मध्य प्रदेश आता था तो पता ही नहीं लगता था निकल गए, क्योंकि रात में लाइट ही नहीं होती थी ये वहाँ बात पर। तो है, बिल्कुल। और अब तो वहाँ पर 24 घंटे लाइट होती है। खेत में 24 घंटे लाइट है, किसानों के घर में 24 घंटे लाइट है। पहले आईएएस, आईपीएस या स्टेट सर्विसेज में सिर्फ अर्बन एरिया के लोग जाते थे। अब चूँकि क्वालिटी एजुकेशन हुआ और गाँव तक बिजली है, सड़क है, वहाँ के बच्चे अब आईएएस निकल रहे हैं, आईपीएस निकल रहे हैं, स्टेट सर्विसेज में जा रहे हैं, सेना में जा रहे हैं। तो जब डेवलपमेंट होता है ना तो एक समग्र डेवलपमेंट होता है। तो सड़क, बिजली बिजली आती है तो बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता है। बिजली, सड़क आ जाती है तो फिर डॉक्टर्स उस गाँव के अंदर रहने लगता है कि यार मैं इस गाँव में मुझे रहना चाहिए। तो पहले डॉक्टर्स गाँव में रहते ही नहीं थे, जाते नहीं थे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रहने के लिए चाहिए वो मिलता नहीं था। इसलिए जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करते हैं तो अपने आप सब चीज़ें बढ़ती जाती है और प्रदेश संभल जाता है। और इसलिए मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, पर हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ा है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा है। हमारा हमारा जो इंडेक्स है मध्य प्रदेश का वो 2003 से अभी तक डबल हो गया है और इसलिए हमें गर्व है इस बात का, न्यू इंडिया में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होगा। जी, जी। सर, जैसे हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अ, आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इसे मानसिक तौर पे देखें, तो मानसिक तौर पे उस विकास की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? हम लोग एक बाहरी तौर पे चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इंसान आज मानसिक बीमार है। इसके विकास के लिए आपके आपके क्या विचार हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ कभी भी सरकार के भरोसे ये जिम्मेदारी नहीं रही। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे गुरुकुल थे, बहुत अच्छे अच्छे ऋषि मनीषी थे और हमारे बच्चों को वहाँ भेजा जाता था। मंदिर थे, मंदिर देवालय हमारे बहुत उच्च कोटि के हुआ करते थे। वहाँ उच्च कोटि के संत हुआ करते थे। वहाँ लोग जाते थे, उनसे संस्कार सीखते थे, संस्कृति सीखते थे, हमारे धर्म ग्रंथ सीखते थे। ये सब पहले परंपरा थी, पर अब एजुकेशन में भी हम लोग इसको डाल रहे हैं। अब एजुकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हों जैसे भगवान राम का चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र,
कर्ण का चरित्र, अर्जुन का चरित्र, ये सब अब एजुकेशन में हम डालने का काम कर रहे हैं। और गीता, भगवद गीता, जो कि एक मैं इसको धार्मिक ग्रंथ नहीं मानता। मैं इसे भगवद गीता को मानता हूँ कि ये मास्टर की है। भगवद गीता को आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको एक नया मोती मिलेगा उसमें राइट। से, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से वो निकली है और युद्ध की भूमि में निकली है। को भगवान कृष्ण से सुनाई, जो बिल्कुल निराश हो गया था, जो एकदम हथियार डाल दिए थे उसने। वह बिल्कुल एक तरीके से मृतप्राय हो गया था कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, करेक्ट। और उसको गीता सुनाकर विश्व का सबसे बड़ा विजेता बनाया। तो गीता वो ग्रंथ है कि कभी निराश नहीं हो सकते, कि जीवन में कभी निराश आए तो गीता खुली, कोई सा भी एक दो कोई पृष्ठ भी आप पन्ना पढ़ पढ़ेंगे लो, राइट। तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो बहुत कुछ है, मेरे मन की बात निकल गई। तो मैं हमेशा गीता अपने साथ रखा करता था, पहले भी और अभी भी। हाँ, तो गीता एक बहुत बड़ा संबल है मनुष्य के लिए। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरा स्पिरिचुअल में रुचि रहती है, तो मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, रोज एक लोटा जल शिव को अर्पण करो। और क्या है, आँख मीच के 5 मिनट बैठो, जरा योगा करो। तो ऐसा है कि जब आप समाज के अंदर इस प्रकार का वातावरण बन जाएगा, हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने योगा को आज विश्वव्यापी पहचान दी है। आज लगभग 150 से ज़्यादा देशों के अंदर लोगों ने योगा को स्वीकार किया, और हमारे यहाँ के बहुत सारे हजारों की संख्या में शिक्षक आज विदेशों में योगा मेडिटेशन ये लोगों को समझा रहे हैं। और भारत के प्रति लोगों का कि मेडिटेशन क्या होता है, छोटे छोटे आश्रमों में बड़े बड़े देशों के मिलियनर आकर वहाँ बैठते हैं और ये मेडिटेशन सीखते हैं। अभी आपने प्रयागराज में देखा होगा, दुनिया के सबसे बड़े मिलियनेयर्स के घर के लोग वहाँ पर 15-15 दिन माला लेके बैठे हैं। राइट। तो भारत के पास ही है ये आध्यात्मिक शक्ति, और किसी के पास नहीं है। तो हमें गर्व है कि अब थोड़ा-थोड़ा इसके प्रति भी समाज में भी रुचि बढ़ी है। सरकार को भी अब परहेज नहीं है। पहले सरकार में अरे! हम सांप्रदायिक कहलाएँगे अगर हमने ज़रा-सी रामायण की बात कर ली, हमने राम की बात कर ली, हमने कृष्ण की बात कर ली। पहले सीरियल्स भी ऐसे ही बनते थे कि पठान साहब बड़े अच्छे हैं और मंदिर के पंडित जी दारूड़िए हैं। ऐसी पिक्चर बनती थी। अब पिक्चर ऐसी बनना बंद हो गई। आप समाज में क्या दिखाना चाहते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या दिखाएँ। तो अब देखिए, पूरा की पूरा डिपेंड करता है सरकार के नेतृत्व पर, और हमें गर्व है कि मोदी जी ने इस देश की दशा, दिशा, सोच, आत्मविश्वास सब में एक ज़बरदस्त परिवर्तन लाया है। और हर व्यक्ति ये कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये एक ऐसा कॉमन हो गया कि यार क्या होगा, बोले हमारा झगड़ा हो गया अमेरिका से, तो कुछ नहीं, मोदी है तो सब निपट लेंगे, मोदी है तो निपट लेंगे, चाइना से हमारा वार नहीं हो जाएगी, मोदी है तो मुमकिन है। ये कॉन्फिडेंस लीडरशिप के प्रति मैंने अटल जी के प्रति देखा था, उसके बाद मोदी जी के प्रति देखा। तो जैसे आप ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और माउंट आबू भी आप कई बार आ चुके हैं। तो मैं कहूँगी कि हर बार आपका एक्सपीरियंस अलग-अलग होता है। जैसे आपने कहा ना, गीता में आप कोई भी पन्ना पलट लो, हर बार एक नए उसमें अनुभव होगा या हर बार एक नई जानकारी आपको जानने की मिलेगी। तो जब भी आप यहाँ आते हैं, क्या हर बार आपको एक अलग नया अनुभव होता है? मैं अपना करियर की शुरुआत का समय का बताता हूँ। बिल मैं जब विद्यार्थी था तो हमारे यहाँ जेल रोड में एक ही सेंटर हुआ करता था। ओम प्रकाश भाई जी रहते थे, आभा बहन जी रहती थी, आरती राइट। बहन जी रहती थी, काफ़ी यंग थे वो लोग। वो इस सेंटर को चलाते थे, तो हम विद्यार्थी थे तो वहाँ जाते थे। तो हमने पढ़ा, समझा और पढ़ाया भी लोगों को। और उसके बाद एक स्लोगन आपके यहाँ चलता है ब्रह्मा कुमारी में कि आवंती, पढ़ंती, पढ़ावंती और भागंती। मैं भागंती वाले लोगों में से हूँ। उसके बाद फिर मैं राजनीति में आ गया, तो जो नियम पालन आपके यहाँ होते हैं वो नहीं कर पाए। तो मैंने 2 साल अपने परिवार के लोगों के हाथ का ही भोजन किया मैंने। बाहर खाता नहीं था मैं जब कॉलेज में पढ़ता था जब। पर फिर छात्र राजनीति में आ गए तो वहाँ तो संभव नहीं हो पाया ये। तो हमने फिर वो जो मर्यादा थी कि बाहर कचौरी खा लो, समोसे खा ले, ये सब टूट गई। फिर ये सब टूटी तो फिर आश्रम भी छूट गया। सेंटर भी छूट गया हमारा। फिर उसके बाद फिर
एक इतनी तेज गति से राजनीति में चलने लगे कि बाकी चीज़ों से थोड़ा-सा एक कटाव सा हो गया। पर मेरा रिस्पेक्ट हमेशा ब्रह्मा कुमारी आश्रम के प्रति रहता है और मैं देखता हूँ कितनी डिवोटीज़ बहनें हमारी और इस पूरे विश्वव्यापी संगठन के अंदर मैं भी जानकारी ले रहा था कि 50,000 से ज़्यादा महिलाएँ हैं इसमें, बहनें हैं और सिर्फ़ मात्र 10,000 पुरुष हैं। और इतना बड़ा मैनेजमेंट यहाँ पर अगर हम देखें जिस परिसर में आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ 25,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है और पूरा मैनेजमेंट का काम हमारी बहनें करती हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण देखना हो तो यहाँ आकर देखें आप, कितना बढ़िया महिलाएँ काम कर रही हैं। तो अ, आवश्यकता है, मुझे याद आता है प्रधानमंत्री जी का पहला भाषण 2014 का जब सेंट्रल हॉल में उन्होंने कहा था कि 50% जो हमारे देश की क्षमता है, जो ताकत है, उसको अवसर नहीं मिले और हमें उनको अवसर प्रदान करना है। तो देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश को दुनिया में ताकतवर देश बनाना है, तो महिला सशक्तिकरण आवश्यक है और इसलिए हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया। सरकार की अगर मैं वो गिनाऊँगा तो समय बहुत हो जाएगा। पर एक एग्ज़ाम्पल है ये महिला सशक्तिकरण का, ब्रह्मा कुमारी सेंटर, कि यहाँ महिलाएँ सब चीज़ संचालित करती हैं, डिवोटीज़ महिलाएँ हैं, बड़ी संख्या के अंदर हैं और अच्छा लगता है क्योंकि ये तो होली प्लेस है जहाँ भी साधना होती है, भक्ति होती है, वहाँ का वाइब्रेशन एक अलग होता है। जी, जी, जी। तो अच्छा ये तो बिल्कुल पावरफुल प्लेस है। जी। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्ञानवर्धक बातें हुई एंड बहुत सारी नॉलेज आपने जो शेयर की है, आई थिंक ये मेरे लिए भी बहुत यूज़फुल रहेंगी एंड आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और साथ ही आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े इस मीनिंगफुल संवाद में। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई कहानी, नए विचार और नए माइंडफुल मोमेंट्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, ओम शांति।